Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on conservative and non-conservative forces. देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी पे। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपने कोई बॉडी प्लेस की हुई है, ठीक है, उसे ए से लेके बी तक जाना है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ भी जा सकती है ना। ये मान लो एक पाथ है, ये वाला पाथ इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो ये पाथ फर्स्ट है, ठीक है। और वही वाली बॉडी को अगर हम यहाँ से पहले वो यहाँ से यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे रीच करी, ठीक है। मान लो ये आपके पास सेकंड पाथ है, ये क्या आपके पास ये वाला सेकंड पाथ है। और या तो वो बॉडी क्या कर सकती है, सिंपली यहाँ से इस तरह से गई और यहाँ पे रीच करी, मान लो ये पाथ 3 है, ठीक है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू जो भी काम होता है, वर्क डन होता है, वो डिपेंड करता है सिंपल किस पे, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मींस वर्क डन जितना यहां से लेके यहां तक बॉडी को मूव करवाने में लगेगा, ठीक है, मान लो वो क्या है W1, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जो वर्क डन लगा हमें कहां से, ये वाला पाथ जब उसने फॉलो किया सेकंड वाला, मींस मान लो वो वाला वर्क डन W2 है, और वो किसके बराबर होगा, W3 के, जो ये थर्ड वाला पाथ है, ठीक है। अब कोई भी पाथ फॉलो करो, जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, सिंपल इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट, बाय दैट फोर्स या फिर अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह से। इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, सिंपल, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, सिंपल इनिशियल पोजीशन का है उसकी और फाइनल पोजीशन उस पे डिपेंड करता है। जो भी वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो कोई भी पाथ फॉलो करे, जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो ये हम बाद में काफ़ी, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इजी हो सकता है। मान लो आपको एग्जाम में दे रखा है कोई, जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह का पाथ दे रखा हो, डिफिकल्ट सा है, ठीक है, और आपको कहा हुआ है कि इसमें क्या फाइंड आउट करो, वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है, पर वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा, आपको सिंपली क्या करना है, उनका एक सिंपल सा, उनको इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन को ज्वाइन कर लो, जो भी आपको ईजी वे लग रहा है, ईजी वाला पाथ, और वहां से वर्क डन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। बिकॉज जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है सिंपल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और इस तरह से आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजिली, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलास्टिक फोर्स है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और जैसे आप अभी 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मींस वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अभी हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्लियर, ओके। अब देखो अगर हमें एक चीज़ प्रूव करनी है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो किस पे डिपेंड करनी चाहिए, सिंपल इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो देखो हम इस तरह से करेंगे, मान लो यहाँ पे आपने कोई किसी बॉडी को प्लेस किया हुआ है, ठीक है, ये मान लो आपके पास यहाँ पे एक, इस तरह से आपने किसी बॉडी को प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, आपको ए से लेके बी तक लेके जाना है इस बॉडी को, इस बॉडी का मास कितना है, m है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन लगेगा इस पे। देखो वर्क डन कैसे निकालना, देखो अब यहाँ पे फोर्स कौन लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगी, mg लगती है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, है ना, ओके। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो, और हम जा कैसे रहे, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। मान लो ये जो आपके पास हाइट है, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी तक, मान लो ये कितनी है, h है, ठीक है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाना है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क डन, इस वाले केस में वर्क डन कैसे निकलेगा,
वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, देखो फोर्स जो भी आपके पास लग रही है फोर्स F, और साथ में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट FS कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो देखो इस वाले केस में अब F की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg, है ना, mg। और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। आप बॉडी को यहां से लेके क्या ले जा रहे हो, बी पॉइंट तक लेके जाना है आपको, है ना। तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है यहाँ पे h। अब देखो दोनों के बीच में एंगल देखते हैं हम, फोर्स ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री। और कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -mgh। मीन्स ए से लेके बी तक अगर आपको बॉडी लेके जा रहे हो आप, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, mgh। क्लियर। अभी देखो, अभी मान लो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपके पास बी है। अब आप ऐसे ना लेके जाके बॉडी को, आप यहां से लेके यहां तक लेके गए थे, पर अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं। मान लो वो बॉडी को पहले यहां से लेके यहां तक ले गए, मान लो ये सी पॉइंट है, उसके बाद यहां से फिर यहां मूव करी वो बॉडी, मान लो ये डी पॉइंट है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक रीच करी वो ई है, ठीक है, उसके बाद फाइनली वो कहाँ रीच करी, बी पॉइंट पे, मान लो ये वाला। तो अब ये इन सब का भी वर्क डन क्या आना चाहिए, mgh ही आना चाहिए, -mgh, है ना। तभी हम प्रूव कर पाएंगे। देखो किस तरह से, अगर हम यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करें, देखो मान लो यहाँ पे ये बॉडी इस तरह से है, ठीक है, m, तो यहाँ कैसे लग रहा है, देखो mg कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हमें जो वर्क डन फाइंड आउट करना है, देखो वो कैसे करेंगे, टोटल वर्क डन किस किस वजह से होगा, देखो सबसे पहले जो वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे ए से लेके सी तक, प्लस वर्क डन करेंगे सी टू डी, और वर्क डन डी टू ई, प्लस वर्क डन करेंगे ई टू बी, सॉरी देखना ई बी है ये, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो वर्क डन की वैल्यू क्या आने वाली है, पहले ए सी की वैल्यू, ए सी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। तो ए सी में क्या होगा, देखो फोर्स कैसे लग रही है ग्रेविटी की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ए सी, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है दोबारा से, 180 डिग्री का, ठीक है। तो मीन्स क्या आने वाली है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फोर्स कितनी लग रही है, mg, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, AC के बराबर। हम ये वाली लेंथ ले लेते हैं AC, ठीक है, यही होगा ना, माइनस FS S क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट AC, और फोर्स कितनी लग रही है, mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कॉस ऑफ इनके बीच में एंगल कितना, 180, और वो कितना होता है, -1, तो -mg/AC। मैं इसे राइट डाउन कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो रहा है ना, ओके। अब देखो CD की बात अगर हम करें इस डायरेक्शन में, यहाँ वर्क डन क्या लगने वाला है, देखो बॉडी यहाँ पे रीच कर गई है ना, तो mg तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है S, और इस डायरेक्शन में वेट लग रहा है mg, या बोल सकते हो फोर्स, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो mg cos 90 हो गया, और cos 90 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, 0, इस वाले में CD में वर्क डन 0, और इस वाले केस में देखो अब DE में, जब DE में देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी है, mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल द्वारा क्या आ गया, 180 डिग्री, मीन्स माइनस आएगा, cos 180 इज माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस फोर्स कितनी है, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, DE। ये वाली चीज क्लियर हो रहा है, ये चीज, ओके। अब प्लस यहां से यहां जाना है, यहां भी वही वाली बात है ना। देखो यहां बॉडी रीच कर गई, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल द्वारा 90, cos 90 इज 0, तो ये भी 0 होने वाला है ना। तो अब देखो W इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, -mg/AC, और ये तो 0 हो गए, और -mg, यहाँ पे क्या आपके पास DE, यही चीज आ रही है, क्लियर। तो देखो -mg हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, AC प्लस DE, -mg, देखो AC एंड
DE, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ये वाला ही है ना, ये तो किसके बराबर है, H के बराबर ही है। यहीं से यहाँ से स्टार्ट किया था A से और B तक ही रीच करा, सिर्फ पाथ अलग अलग थे, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, H के बराबर है ना, तो mgh। तो देखो इस वाले केस में जब हमने यहाँ से यहाँ गए तो भी वर्क डन की वैल्यू कितनी आई ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस mgh, और हमने अलग अलग पाथ फॉलो किए तो भी कितनी वैल्यू आ रही है, mgh। तो देखो वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। इट मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हुआ आपको, इस तरह देखो हमने प्रूफ भी कर दिया। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम क्लोज्ड पाथ की बात करें, मान लो कि अगर कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे, और फाइनली वो इसी पॉइंट पे रीच कर गई। ए से स्टार्ट हुई बॉडी, इस तरह से उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, ये वाला इस तरह से, और यहाँ फाइनली कहाँ रीच कर गई, वो ए पे ही रीच कर गई, ठीक है। अब उस वाले केस में क्या होगा, जो आपके पास वर्क डन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन, हमने क्या कहा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, सिंपल इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इनिशियल पोजीशन कहाँ है उसकी और फाइनल पोजीशन कहाँ है। अब देखो इस वाले केस में इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, यहीं से स्टार्ट हुई बॉडी मूव करके कहाँ पे रीच करेगी, यहीं पे, ए पे। तो इस वाले केस में क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। पर ये किस केस में होगा, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, जब क्या होता है, जो आपके पास वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो देखो ये था कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, हमने क्या क्या कहा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और हमने ये चीज प्रूव भी की, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक इसका एग्जाम्पल है। तो हमने क्या किया, देखो पहले बॉडी को यहाँ से यहाँ मूव करवाया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो माइनस mgh आया। और वैसे अगर हमने इस बॉडी को पहले क्या किया, अलग अलग पाथ से यहां तक रीच करवाया, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या आई, सेम आई, ठीक है, ओके। और हमने क्या कहा कि क्लोज्ड पाथ की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। देखो इस चीज को हम इजिली प्रूव भी कर सकते हैं कि जो आपके पास वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड लूप, जो क्लोज्ड पाथ है उसमें क्या होता है, ऑलवेज जीरो। देखो किस तरह से, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मान लो देखो इस तरह से है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, यहाँ आपने कोई बॉडी प्लेस की हुई है जिसका मास कितना है, m, ठीक है, mg किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम कैसे ले जा रहे हैं बॉडी को, मान लो ए से लेके बी तक लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, ए से बी लेके जाएंगे, फिर बी से ए लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि हम जो वर्क डन है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो किस तरह से, ये वाला डिस्टेंस मान लो h है ना, तो अब देखो यहाँ पे आपको वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगी, mg फोर्स नीचे डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना हो गया 180, तो माइनस fs आएगा, माइनस f इंटू एस, बिकॉज फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो लग रहा है तो cos 180 हो गया माइनस fs। और इस वाले केस में f क्या है, माइनस mg, और s क्या है आपके पास, h, ये वाली आ रही है, ठीक है। जब a से लेके b तक हम बॉडी को रीच करवा रहे हैं, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये आया। अब मान लो आपको उस बॉडी को B से B पे रीच कर गई बॉडी, ठीक है, अब उसे वापिस हम कहाँ लेके आ रहे हैं, A पोजीशन पे, तभी हुआ ना क्लोज्ड पाथ, या A से B गई, B से दोबारा A पे आ रही है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये h है, और mg फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटेशनल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, देखो mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड में, सेम है, दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखो f s cos जीरो है ना, और cos जीरो क्या होता है 1, f कितनी लग रही है आपके पास mg, और s कितना आपके पास h, mgh आ गया, cos जीरो इज 1। तो देखो b से लेके जब आप a लेके आ रहे हैं तो जो आपके पास वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ रही है, नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, जीरो। हमने a से स्टार्ट किया था, a पे रीच किया तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं इसको।
क्लियर? ओके, अब देखो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगी? अब देखो, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव। मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे करेगा? पाथ पे। इफ वर्क डन by or against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed between these two position। पाथ पे डिपेंड करे तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ए से लेके बी तक ये वाला ये पाथ 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो जो वर्क डन होगा फर्स्ट वाले पाथ के लिए वो किसके बराबर नहीं होगा? W2 के बराबर नहीं होगा और वो W3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज अब आपके पास जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। उन्हें हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स है, ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। क्लियर? तो देखो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगी वो अगर हम क्लोज्ड पाथ की बात करें तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो किस केस में था? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में। बिकॉज ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में जो क्लोज्ड पाथ का वर्क डन होता है वो जीरो होता है। क्यों? बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स में जो आपके पास वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। अब क्लोज्ड पाथ में इनिशियल पोजीशन भी वही होगी और फाइनल पोजीशन भी वो होगी, तो वर्क डन जीरो होगा। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस वाले केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्लोज्ड पाथ में जो आपके पास वर्क डन की वैल्यू हो वो जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इस चीज को भी वैसे हम प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या कहा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखो आप फटाफट से, ये है मान लो आपके पास इस तरह से, यहाँ आपने कोई बॉडी प्लेस की हुई है। ठीक है, ठीक है, इसका मास कितना है आपके पास? m है। ठीक है, a से लेके b तक, यहां से यहां तक आपने फोर्स लगाई इसको इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगती है? अपोजिट डायरेक्शन में। Fs लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब बॉडी A से लेके B तक हम रीच करवा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम। फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? देखो जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, Fs cos ऑफ 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। ये किसके बराबर आ जाएगा? cos 180 इज -1 माइनस Fs। ठीक है, ए से लेके बी तक अगर आप रीच करवा रहे हो तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा माइनस Fs। अब अगर हम इसी चीज को इस तरह से लें, बी पे बॉडी रीच कर गई, ठीक है, बी से हम किस तरफ लेके आ रहे हैं? ए तक लेके आ रहे हैं, तभी क्लोज पाथ होगा। ठीक है, तब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगती है? अपोजिट, है ना? फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगती है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो यहाँ पे लग रही है फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो द्वारा वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या होगी? देखो Fs द्वारा दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। cos 180 द्वारा cos 180 कितना होता है? -1, तो माइनस Fs। देखो जब यहां से यहां बॉडी गई तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस Fs आई, और यहां से यहां पे रीच कर रही है तब भी माइनस Fs आई, है ना? तो देखो बॉडी ए से मूव करना स्टार्ट करी, ए पे ही रीच करी, तो उस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क डन की वैल्यू वो जीरो नहीं आई। क्या आ रही है? देखो माइनस Fs और माइनस Fs दोनों के केस में, तो -2Fs आई। तो हम कह सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? जब जो आपके पास क्लोज्ड पाथ की जब हम बात करते हैं तो क्या नहीं होता है? वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक है, बट कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वाले केस में जब भी हम क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं तो जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है क्लोज्ड पाथ के लिए। क्लियर? तो देखो आज हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।